Assalamu alaikum students, welcome back. We are talking about the types of unemployment. हम अपने लेक्चर को एक्सटेंड करते हैं. We have studied the three major types of unemployment: frictional unemployment, structural unemployment, and cyclical unemployment. Now we are talking about the full employment. As I told you earlier, frictional unemployment and structural unemployment are temporary unemployment, but always prevailed in the economy. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन इकोनॉमी में हर वक्त प्रिवेल करती हैं. इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता. देखिए ना, चाहे कंट्री डेवलपिंग है चाहे कंट्री डेवलप्ड है, इनको हम थोड़ा बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते. वहां पे भी लोग एक जॉब छोड़ रहे होंगे और दूसरी जॉब सर्च कर रहे होंगे, लो स्केल जॉब छोड़ रहे होंगे, हाई स्केल जॉब सर्च कर रहे होंगे, लो सैलरीड जॉब छोड़कर हाई सैलरीड जॉब सर्च कर रहे होंगे. वहां पे भी लोग ग्रेजुएट हो रहे होंगे और 1 माह 15 दिन 20 दिन लगाकर जो है वो नई जॉब सर्च कर रहे होंगे, ज्वाइन कर रहे होंगे. तो ये सिस्टम स्ट्रक्चरल चेंज हर जगह चल रही है. डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है. लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में मूव हो रहे हैं, इंडस्ट्री से सर्विसेज में मूव हो रहे हैं. तो ये हर जगह चल रहा होता है. ये दोनों टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है, बट ऑलवेज प्रिवेल्ड इन द इकोनॉमी. सो हम इनकी मौजूदगी के बावजूद कह देते हैं देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर ये दोनों इकोनॉमी में मौजूद हैं. लेकिन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो. हम इन दोनों की मौजूदगी के बावजूद कह देते हैं देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट. मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट रिक्वायर 100% एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि इकोनॉमी में फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हर वक्त प्रिवेल करती हैं. हम इनकी मौजूदगी के बावजूद हम कहते हैं देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट. मतलब ये 4 से 5%, मुख्तलिफ स्टडीज ने इनका रेट एस्टिमेट किया है. दे सेड अबाउट 4 to 5% जो रेट है अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. तो अगर 95% एम्प्लॉयमेंट है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फुल एम्प्लॉयमेंट. दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन देयर इज नो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. लेकिन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए. और ये जो 4 to 5% मैंने बोला है कि 4 to 5% अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये जो है ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है. ये क्या कहलाता है? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है. मतलब ये एक अनएम्प्लॉयमेंट का नेचुरल रेट है. ये हर वक्त इकोनॉमी में इतनी तो प्रिवेल करेगी, 4 to 5%. दिस इज नेम्ड एज अ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. means that natural rate of unemployment consists of frictional unemployment and structural unemployment. Natural rate of unemployment consists of frictional unemployment and structural unemployment. अगर 4-5% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है तो वो फिर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होगा. बाकी मतलब अगर मैं कह दूं कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 5% है और इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 7% है, इट मीन्स कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 2% है. होपफुली यू गॉट द पॉइंट. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का ये मतलब है कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट की क्या इकोनॉमिक कॉस्ट बियर करना पड़ती है. अनएम्प्लॉयमेंट का हमारी जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट है. अनएम्प्लॉयमेंट का हमारी जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट है. दिस वाज फर्स्टली estimated by Professor Oken. That's why famous as the Oken's law. इन्होंने जो है वो इंपीरिकली एस्टिमेट किया था द इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन रियल जीडीपी.
According to Professor Oken, every 1% increase in unemployment rate above the natural rate of unemployment will cause the negative GDP gap of about 2%. गौर से सुनिएगा, 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अबव द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कहता है कि अगर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा अगर 1% अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है, अब इसका मतलब यह है कि अगर 1% साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है, क्या मतलब है इसका कि अगर 1% साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है, 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अबव द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मींस अगर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 5% है, तो अगर 5 से 6 हो जाता है, 1% इजाफा होता है, मींस 1% साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है, तो उससे जीडीपी जो है आपकी 2% डिक्लाइन हो जाएगी। इट विल क्रिएट अ नेगेटिव जीडीपी गैप ऑफ अबाउट 2%। जीडीपी गैप को भी हम स्टडी करते हैं। इट विल क्रिएट अ नेगेटिव जीडीपी गैप ऑफ अबाउट 2%। का ये मतलब है आसान अल्फाज में कि उससे जीडीपी जो है वो 2% कम हो जाएगी। 1% साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से 2% जीडीपी कम हो जाएगी। दीज आर द फाइंडिंग्स ऑफ प्रोफेसर ओकन, दैट्स व्हाई फेमस है द ओकन्स लॉ। हियर जीडीपी गैप इज इक्वल टू एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी। एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी। एक्चुअल जीडीपी ऑब्वियसली जो एक्चुअली प्रिवेल करती है, जो एक्चुअली प्रोड्यूस होती है, वो एक्चुअल जीडीपी कहलाती है। जबकि पोटेंशियल जीडीपी क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड पोटेंशियल आउटपुट या पोटेंशियल जीडीपी। अगर हम अपने रिसोर्सेज को फुली एम्प्लॉयड करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है व्हेन ओनली नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल्ड, मतलब 95% एम्प्लॉयमेंट जिसमें साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो जीडीपी का लेवल होगा, मतलब तमाम रिसोर्स फुली यूटिलाइज है, उस पे जो जीडीपी बनती है वो पोटेंशियल जीडीपी कहलाती है। और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी दोनों बराबर होती हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी दोनों बराबर होती हैं, नो जीडीपी गैप। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अबव द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उससे 1% साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट से एक्चुअल जीडीपी आपकी 2% डिक्लाइन कर जाएगी। 1% साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होने से एक्चुअल जीडीपी 2% डिक्लाइन कर जाएगी, जिससे आंसर जो है ये -2% आएगा। देखें, एक्चुअल जीडीपी जब 2% डिक्लाइन करेगी तो आंसर क्या आएगा? -2%। So 1% increase in unemployment rate above the natural rate of unemployment will cause the negative GDP gap of about 2%. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं हमसे। This is the source of today's lecture from the book of economics by McConnell, Brew and Flynn, 18th edition, chapter 26, business cycle, unemployment and inflation. जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो you are free to ask. CRGR कोई अटेंडेंस जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो ग्रुप में सेंड कर दें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो सेशन था ये मतलब काफ़ी मुश्किल था, कोई सही समझ नहीं आई। बाकी जो प्रैक्टिस दुआ हैं वो चीज़ ठीक है। दोबारा बता देता हूँ बेटा, मुझे पॉइंट बताएं जो नहीं समझ आया। सर स्टार्ट से बता दें, वो जो फुली एम्प्लॉयमेंट से ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। चले मैं समरी दोबारा इसकी बता देता हूँ आपको। थैंक यू। फुल एम्प्लॉयमेंट हमने 3 टाइप्स पढ़ी अनएम्प्लॉयमेंट की, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर देखा जाए तो ये हर वक्त इकोनॉमी में प्रिवेल करती हैं। ये टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन हर वक्त इकोनॉमी में प्रिवेल करती हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे भी तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। लोग कुछ क्योंकि वॉलंटरली लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, या जॉब से फायर किए जा रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए, या उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, वो अच्छी जॉब सर्च कर रहे हैं 1 माह 2 माह लगाकर। तो ये एक टेम्पररी पीरियड है जो ओवरकम हो जाता है हर किसी के लिए, लेकिन इकोनॉमी में तो हर वक्त प्रिवेल करता है। तो हम इनकी मौजूदगी के बावजूद कह देते हैं देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर इकोनॉमी में फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद है
और ये मौजूद रहती हैं हर वक्त। इनकी मौजूदगी के बावजूद हम कह देते हैं देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि 100% एम्प्लॉयमेंट हो। अगर 95% एम्प्लॉयमेंट है तो हम उसको कहते हैं देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो बाकी 5% है वो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल की वजह से है। और इसको हम 5% को नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट का कुदरती रेट है, ये तो हर वक्त रहना ही है। ये क्या कहलाएगा? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मींस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। हाँ, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी है कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। हाँ, अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि 5% जो है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर इकोनॉमी में 5% अनएम्प्लॉयमेंट है तो हमें उससे वरी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, 5 से ज्यादा है कि 7%, 8% है, तो इट मीन्स कि जो 8 में से 5 हम नेचुरल निकाल देंगे, बाकी 3 रह गया। 3% साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है जिसको रिड्यूस करने की जरूरत है, क्योंकि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जीडीपी के कम हो जाने की वजह से है, वो प्रोडक्शन के कम हो जाने की वजह से है। और ओकन लॉ क्या एस्टिमेट करता है? ये अनएम्प्लॉयमेंट का जीडीपी पे इम्पैक्ट चेक करता है। कहता है अगर 1% साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बाकी तो वो कह रहा है 5% जो है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में वरी होने की जरूरत नहीं है। तो अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब नेचुरल रेट से अबव अगर अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है उसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो अगर 1% साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है तो उससे जीडीपी जो है वो 2% डिक्लाइन कर जाएगी। दिस इज इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज व्हाट फाउंड बाय प्रोफेसर ओकन। क्लियर है बेटा? यस सर, थैंक यू सर। सर इसका मतलब यही है ना, अगर एक कंपनी है वो अगर पहले 100 प्रोडक्ट्स बना रही है, अगर वो पहले 50 पे आ जाती है तो जीडीपी कम हो जाएगी, तो अपने कुछ जो है एम्प्लॉयज का है वो निकाल देगी। ऑब्वियसली जब उसकी प्रोडक्शन कम हुई है तो वो उसको बंदे फारग करने पड़ते हैं। वो प्रोडक्शन की कम होने की वजह से जो बंदे फारग करते हैं उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। उनके साथ जब वो बंदे फारग होंगे तो उनके पास वो पे भी नहीं होगी, तो वो उनके जो खर्चे हैं वो भी कम हो जाएंगे, जिससे जी बिल्कुल, हो सब जाएगी। प्रोडक्शन पे अल्टीमेटली जीडीपी पे इम्पैक्ट आएगा नेगेटिव। ओके सर, थैंक यू। जी, कोई और क्वेश्चन यहाँ तक है? यहाँ तक कर लीजिएगा, मैं स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ।